हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर्स प्राइड। तो चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन हो गया अब हमारे कन्वेंशनल। ठीक है, तो चलिए कन्वेंशनल क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। कन्वेंशनल में पहले हम कर रहे हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस का क्वेश्चन। कब? 2005 में आया हुआ। कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अब ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 20 मार्क्स मेंस के हिसाब से बहुत वेटेज रखते हैं। मशीन डिजाइन के बियरिंग चैप्टर का क्वेश्चन क्या है, पहले मैं कह देता हूं, क्वेश्चन बता देता हूं। क्वेश्चन का देखिए डाटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन का डाटा को रीड कैसे करना है, कन्वेंशनल में यही मेन सबसे पहले चीज क्या होती है कि क्वेश्चन को देख के डरना नहीं। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो या डायग्राम कितना भी अजीब हो, डरना नहीं। जो कॉन्सेप्ट आपने तैयारी के वक्त प्रिपेयर किए हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट को मन में लेके क्वेश्चन को रीड करना। जितना समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, अगर एक बार में लग रहा है कि कुछ कुछ पॉइंट समझ में नहीं आए तो आप 2 बार रीड कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन के मेंस में सबसे पहले चीज होती है क्वेश्चन के स्टेटमेंट या गिवन जो भी चीजें हैं उससे डाटा पिक करना। क्वेश्चन में क्या होता है, कई बार या तो इंग्लिश में लिखा रहता है उससे डाटा लेना है, या कई बार डायरेक्ट डाटा गिवन होता है तो उसमें से काम का डाटा क्या है और रिडंडेंट या वही जो दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए डाटा क्या है, ये आपको पिक करना आना चाहिए। अब ये पिक करना कैसे आएगा, देखिए जब सब्जेक्ट की हमने थ्योरी पढ़ी थी तो वो सारे टॉपिक्स को बार बार जब हम रिवाइज करते हैं 3 बार 4 बार, तो क्या होगा, वही थ्योरी आपके मन में घूमती रहेगी। अब जब यही थ्योरी आपके मन में घूमेगी तो आपको क्या होगा, आप सोचोगे कि अब इन्हीं टॉपिक्स में से ही सारे क्वेश्चन होंगे। इसी थ्योरी को मन में घूमते हुए आप जब क्वेश्चन रीड करोगे तो आप ये समझ जाओगे इस क्वेश्चन में ये चीजें मेरे काम की है और ये चीजें निकालने के लिए मुझे फलाना फॉर्मूला लगाना है। समझ में आया फ्रेंड्स? तो चलिए उसी टेक्निक से अब हम ये कन्वेंशनल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ फुल जर्नल बियरिंग। जब तक आपने इतना क्वेश्चन पढ़ा तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि जर्नल बियरिंग का टॉपिक है। तो जर्नल बियरिंग के टॉपिक्स के जर्नल बियरिंग के कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले आपके मन में घूमने चाहिए। ऑपरेटिंग अंडर स्टडी लोड, operating under study load has the following specification, has the following specification। ठीक है, अब फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन मतलब स्टडी लोड में एक जर्नल बियरिंग है। अब उस जर्नल बियरिंग के स्टडी लोड के दौरान ये फॉलोइंग पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स क्या क्या हैं, आइए हम देखते चलते हैं। पहला पॉइंट लिखा है जर्नल डायमीटर। अब नॉर्मली ये सब क्या होता है, स्टेटमेंट के फॉर्म में गिवन होता है, यहां पे डायरेक्ट डाटा के फॉर्म में जो हम लिखते हैं ना कि जब भी क्वेश्चन रीड करने के बाद गिवन लिखते हैं, यहां पे देखा जाए तो वो गिवन वाला काम इन्होंने खुद से सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये गिवन डाटा ही क्या क्या है, जर्नल डाया दे रखा है 60 mm। जर्नल डाया मतलब ये देखते ही आपको ध्यान आना चाहिए, जर्नल मतलब शाफ्ट का वो वाला पार्ट जो बियरिंग के अंदर है उसे जर्नल कहते हैं और उसका डायमीटर है 60 mm। ठीक है, नेक्स्ट बियरिंग लेंथ गिवन है, बियरिंग लेंथ कितना है, 60 mm। मतलब क्या हुआ, L गिवन है, D गिवन है, L बाई डी रेशियो क्या है यहां पे 1। ठीक है, बियरिंग लेंथ हो गई। थर्ड, रेडियल लोड ऑन बियरिंग, बियरिंग जर्नल बियरिंग कौन सी है, रेडियल लोड बियरिंग है और उसका रेडियल लोड का वैल्यू कितना है 2.8 किलो न्यूटन। ठीक है, यूनिट्स जरा ध्यान से। नेक्स्ट फोर्थ है जर्नल स्पीड। जर्नल स्पीड कितनी है, 1020 आरपीएम। फिफ्थ, रेडियल क्लियरेंस। शाफ्ट हमारी रोटेट कर रही है 1020 आरपीएम से और रेडियल क्लियरेंस कितना गिवन है, रेडियल क्लियरेंस को हम किस चीज से डिनोट करते हैं वो बाद में हम इसके सामने लिखेंगे। ठीक है, रेडियल क्लियरेंस है 0.05 mm। चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट, विस्कोसिटी ऑफ ऑयल। अब ऑयल कहां पे यूज आएगा, लुब्रिकेंट में हम क्या यूज करेंगे, एक सब्सटेंस होता है जो ऑयल की कैटेगरी में आ रहा होगा, उसका विस्कोसिटी कितना है 80 इंटू 10⁻⁻⁹। अब देखिए यूनिट क्या है, न्यूटन सेकेंड पर
मिलीमीटर स्क्वायर है ये, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट होती तो हम बोलते हैं न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, यहां पे है मिलीमीटर स्क्वायर। समझ में आया फ्रेंड्स। नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ ऑयल। जो ये लुब्रिकेंट है इसका डेंसिटी कितना है, 860 किलोग्राम पर, अब देखिए यहां पे है डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब, ओके। और विस्कोसिटी दे रखी है मिलीमीटर क्यूब, आधा डाटा है यहां पे किलो न्यूटन में, ये है मिलीमीटर में। तो या तो सारी चीजों को स्टैंडर्ड यूनिट मीटर में कर लो, या फिर हर जगह मिलीमीटर में ही रखो, तो इसको भी मिलीमीटर में करना पड़ेगा, ठीक है। वो हम फॉर्मूले के दौरान देख लेंगे। अगर फॉर्मूले में किसी चीज का रेशियो है, जैसे कि समरफील्ड नंबर में d/c का होल स्क्वायर होता है, तो d भी क्या है, डायमीटर, c डायमेट्रिकल क्लियरेंस। तो इन दोनों का यूनिट या तो मीटर रखो या मिलीमीटर रखो, बस सेम यूनिट होगा, तो हम इसके यूनिट्स को फिर डायरेक्टली इनके न्यूमेरिकल वैल्यू को, न्यूमेरिकल डिजिट्स को हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यूनिट्स का थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होने देना है। नेक्स्ट चीज क्या गिवन है हमारे पास, स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑयल। हमारे पास अब ये जो लुब्रिकेंट गिवन है इसका स्पेसिफिक हीट क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है, 1.76 किलो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया फ्रेंड्स, ठीक है। ये हो गया हमारा गिवन डाटा। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में कहा गया है यूजिंग रेमंड एंड बॉयड टेबल। रेमंड एंड बॉयड टेबल को यूज करते हुए हमें बताना है डिटरमाइन, क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी है हमें। पहला सोमरफील्ड नंबर, सोमरफील्ड नंबर ये फाइंड करना है। दूसरा चीज पावर लॉस इन फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है कि फ्रिक्शन की वजह से हमारे शाफ्ट जो पावर ट्रांसमिट कर रही है उसमें लॉस कितना हो रहा है। समझ में आया ये। नेक्स्ट चीज टेम्परेचर राइज इफ हीट जनरेटेड इज एंटायरली कैरिड बाय ऑयल। टेम्परेचर राइज, टेम्परेचर में कितना इंक्रीमेंट हुआ इफ जितनी भी हीट जनरेट हो रही है, क्यों जनरेट होगी, फ्रिक्शन की वजह से, तो वो सारी की सारी हीट ऑयल मतलब लुब्रिकेंट ही कैरी कर रहा है। तो क्वेश्चन में लिखा गया है सेंटेंस, टेम्परेचर राइज इफ हीट जनरेटेड इज कैरिड entirely carried by oil, entirely carried by oil, ये हो गया, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट मिनिमम फिल्म थिकनेस एंड इट्स लोकेशन, मिनिमम फिल्म थिकनेस एंड इट्स लोकेशन, ठीक है। ये हो गया हमारा सारा डाटा। अब देखिए क्वेश्चन में गिवन चीज हमें ये तो समझ में आ गई कि गिवन चीजें क्या है, कि एक जर्नल बियरिंग है जो स्टडी लोड में ऑपरेट कर रही है। उस जर्नल बियरिंग के स्पेसिफिकेशंस हैं ये कि लुब्रिकेंट इतना है, डेंसिटी ये है, विस्कोसिटी ये है, स्पेसिफिक हीट इतना है, और जर्नल का स्पीड इतना है, रेडियल लोड इतना लग रहा है, बियरिंग का लेंथ इतना है, और जर्नल का डायमीटर इतना गिवन है। अब हमें फाइंड आउट करना है सोमरफील्ड नंबर, फ्रिक्शन की वजह से पावर लॉस, टेम्परेचर राइज और मिनिमम फिल्म थिकनेस। लेकिन ये कैसे फाइंड आउट करना है वो भी गिवन है, यूजिंग रेमंड एंड बॉयड टेबल। अब देखिए जब भी आप कन्वेंशनल प्रॉब्लम्स करेंगे, या अगर इमेजिन कीजिए ऑब्जेक्टिव में ऐसा आता है, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में 4 चीजें नहीं पूछेंगे। ऑब्जेक्टिव में इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं कि ये सारा डाटा गिवन होगा, उसके बाद बोलेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब फॉलोइंग में 2 क्वेश्चन दे देंगे, 2-2 मार्क्स के, ठीक है। अब वो दोनों क्वेश्चन के लिए कॉमन डाटा है, और वहां पे आपको पूरा का पूरा टेबल नहीं देंगे, आपको गिवन बियरिंग के लिए जो टेबल का पार्ट, टेबल मतलब रेमंड एंड बॉयड टेबल का इस बियरिंग के लिए जो पार्ट यूज आने वाला है उसकी उतने से 3-4 लाइंस दे दी जाएगी। क्यों?
ऑब्जेक्टिव एग्जाम में किसी भी तरह की टेबल अलाउड नहीं है, लॉग टेबल, मशीन डिजाइन की हमारी मशीन टेबल या साइकोमेट्रिक टेबल या कोई भी चार्ट वगैरह दिया नहीं जाता, उसकी वैल्यूज आपको ब्रैकेट में दे दी जाती है, फॉर फलाना फलाना यूज दिस, इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, इसको ऑब्जेक्टिव हो या कन्वेंशनल, हम ये समझ लेंगे पहले कि ये रेमंड एंड बॉयड टेबल का यूज कैसे करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो था ऑब्जेक्टिव के लिए, इसमें तो डायरेक्ट ही वैल्यू दे रखी होगी फॉर फलाना बियरिंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर ये कन्वेंशनल होता तो ये डाटा दे कैसे रखा होता है, दे कैसे रखा होता है का मतलब किस फॉर्म में देते। तो देखिए रेमंड एंड बॉयड टेबल क्या होता है, आप मशीन डिजाइन की जो मशीन टेबल हम जिसको कहते हैं, उस टेबल में आप जाएंगे रेमंड एंड बॉयड टेबल पे, तो अलग अलग L/D रेशियो के लिए टेबल गिवन है, ठीक है। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पहले L/D रेशियो इक्वल्स टू 1 के लिए हमें टेबल चाहिए। अब मैं कहूंगा इसके लिए क्यों, जरा देखिए, L क्या है, बेयरिंग लेंथ कितना है 60, D क्या है, जर्नल डाया कितना है 60, L/D रेशियो क्या है 1। तो L/D रेशियो 1 के लिए जो रेमंड एंड बॉयड टेबल है, उस टेबल को हम यूज करेंगे, ठीक है। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में यह भी इंफॉर्म किया था कि ये रेमंड एंड बॉयड टेबल में स्टार्ट कैसे करते हैं देखना। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सोमरफील्ड नंबर, ठीक है। सोमरफील्ड नंबर हमारा जो भी आएगा, उस नंबर के कॉरिस्पॉन्ड रेमंड टेबल में वैल्यूज देखेंगे, ठीक है। सोमरफील्ड नंबर निकालने के बाद अलग सोमरफील्ड नंबर हमारा मान लीजिए जो भी आता है, ठीक है, उसके कॉरिस्पॉन्डिंग बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू हम डायरेक्ट एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट फ्रॉम द रेमंड एंड बॉयड टेबल करके यूज कर सकते हैं। अगर कन्वेंशनल है तो आपको लिखना पड़ेगा, सिंस सोमरफील्ड नंबर इज इतना, देयरफॉर यूजिंग रेमंड एंड बॉयड टेबल वी कैन यूज, फिर वो जो पॉइंट्स आप यूज कर रहे हो रेमंड एंड बॉयड टेबल से, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोमरफील्ड नंबर, ये तो बहुत इजी है, केवल एक सिंपल फॉर्मूला लगाना है। सोमरफील्ड नंबर फाइंड आउट करते हैं, फिर हम देखेंगे कि L/D रेशियो 1 के लिए रेमंड एंड बॉयड टेबल हमारी दिखती कैसी होगी, ओके। उसको भी हम इसी पे ही बोर्ड पे आपको बना के ये समझाएंगे कि उसमें से डाटा कैसा पिक करना है इन चीजों के लिए। समझ में आया? देखिए जितने भी इस तरह के क्वेश्चन है, मेजॉरिटी चांसेस 99% चांसेस हैं कि ये सारे कन्वेंशनल में आएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव में डेप्थ बढ़ा सकते हैं लेकिन लेंथ क्वेश्चन की नहीं बढ़ाएंगे। ऐसा क्वेश्चन पूछी जा सकता है जो कंसेप्चुअली थोड़ा सा डेप्थ में है, बहुत बारीक सी चीज पूछी गई है, ठीक है, लेकिन ऐसी चीज नहीं पूछेंगे जिसको करने में आपको 15 मिनट लग जाए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में यही ट्रिक है, ऑब्जेक्टिव और कन्वेंशनल की तैयारी करते हैं तो आपको यही देखते हुए करना है कि ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिसको करने में टाइम लगे या कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ी जाए, ठीक है। कन्वेंशनल में कैलकुलेशन बड़ी हो सकती है, थ्योरी डाटा भी दे सकते हैं, डेरिवेशन दे सकते हैं, उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल दे सकते हैं जिसमें कंसेप्चुअल प्रॉब्लम भी हो, डेप्थ भी बहुत ज्यादा हो, टाइम भी लगे। फिर उस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा मार्क्स के होते हैं, 25-25 मार्क्स या 30 मार्क्स के जो क्वेश्चन हुआ करते थे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारे 20 मार्क्स का है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन कोई छोटा नहीं है, छोटे होते हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चन, 6 मार्क्स के क्वेश्चन या जिसमें 2-3 पार्ट्स हों, वो सब छोटे क्वेश्चन होते हैं। 20 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल है बियरिंग के, जर्नल बियरिंग चैप्टर का। मतलब हम क्या बोलेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा मतलब बड़ा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से कर लेंगे तो आपको ये चारों पार्ट के सही आंसर निकालने के बाद चांसेस हैं कि अगर आपने सारा प्रोसीजर सही लिखा, कोई भी पार्ट स्किप नहीं किया और हर चीज को आप जस्टिफाई करते जा रहे हैं यूजिंग रेमंड एंड बॉयड टेबल फ्रॉम द गिवन टेबल, यूजिंग ये डाटा, ये फॉर्मूला लगा के हर चीज को मेंशन कर रहे हैं, इस फॉर्मूले में इस चीज को आपने ये माना है, हर चीज को अगर आप एक्सप्लेन करके लिखेंगे तो चांसेस है 20 में से आपको 18-19 मार्क्स तक मिल जाएंगे। समझ में आया फ्रेंड्स? तो हम कन्वेंशनल अप्रोच से देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है, और ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या रहेगी, बस ये गिवन डाटा को आपको अलग से जस्टिफाई करना नहीं है। ऑब्जेक्टिव में तो क्या होता है, आपको या तो क्वेश्चन पेपर मिलता है या कंप्यूटर स्क्रीन होती है, तो क्वेश्चन पेपर में आपको सारा डाटा गिवन है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हो, ठीक है। कंप्यूटर स्क्रीन में तो बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते जाते हो और डायरेक्ट पहले आंसर ऐसे निकालते हैं। ये होता है ऑब्जेक्टिव अप्रोच। कन्वेंशनल अप्रोच में थोड़ा सा डिटेल होना चाहिए, लगना चाहिए कि आप एक इंजीनियर हो और एक इंजीनियर के स्टाइल से आपका कन्वेंशनल प्रॉब्लम को अप्रोच करने का तरीका होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम फाइंड आउट क्या करते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, देखिए ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम का तरीका आपको समझ में आया। कन्वेंशनल के लिए हम देखते हैं, जर्नल डाया को हम डिनोट करते हैं डी से, बियरिंग लेंथ को डिनोट करते हैं एल से, रेडियल लोड ऑन बियरिंग को हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से, लोड है ये, बियरिंग प्रेशर होता है पी, जर्नल स्पीड आरपीएम में है तो कैपिटल एन,
रेडियल क्लियरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? C1 से। C तो होता है डायमेट्रिकल क्लियरेंस, ठीक है फ्रेंड्स। विस्कोसिटी को हम डिनोट करते हैं बियरिंग की दुनिया में Z से। डेंसिटी ऑफ ऑयल को रो से। स्पेसिफिक हीट ऑफ CZ, C ऑफ Z, Z क्या है हमारा? लुब्रिकेंट का विस्कोसिटी, ठीक है, उसका स्पेसिफिक हीट है CZ। समझ में आया फ्रेंड्स? ये हो गया हमारा गिवन डाटा। अब हम क्या फाइंड आउट करते हैं? सबसे पहले सोमरफील्ड नंबर के लिए चलते हैं आगे। सोमरफील्ड नंबर क्या होता है, हम कैसे लिखेंगे? देखिए लिखने का तरीका, वी नो दैट सोमरफील्ड नंबर क्या होता है? Z स्मॉल n बाय P इंटू D बाय C का होल स्क्वायर। हाँ या ना? यही फॉर्मूला होता है सोमरफील्ड नंबर का, ठीक है। लेकिन इस टर्म्स में क्या क्या चीजें हमने मेंशन नहीं की है। देखिए ये तो गिवन डाटा था। जब आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर लिख के सबसे पहले लिखेंगे सिंस जर्नल डायमीटर कॉमा D इक्वल्स टू 60 mm, bearing length comma L equals to 60 mm, radial load on bearing comma W equals to 2.8 kilonewton। इस तरीके से सारे पहले पॉइंट्स लिखेंगे। लेकिन अभी तक इसमें स्मॉल n हमने जस्टिफाई नहीं किया, P जस्टिफाई नहीं किया, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे ऐसा, where small n is rotations of journal पर सेकेंड, RPS रोटेशन पर सेकेंड होता है P। N P क्या है? बियरिंग प्रेशर। समझ में आया? D हो गया। C हमने मेंशन नहीं किया, D तो लिख दिया। C1 हमने लिखा है रेडियल क्लियरेंस, तो C क्या लिख देंगे? डायमेट्रिकल क्लियरेंस। समझ में आ गया ये, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करने का काम करते हैं। लेकिन देखिए स्मॉल n तो हम निकाल सकते हैं कैपिटल N बाय 60, यहां कोई दिक्कत नहीं है। P हमको पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? P से स्टार्ट करते हैं। तो बियरिंग प्रेशर P इक्वल्स टू W, जिसको हमने बताया था क्या? रेडियल लोड ऑन बियरिंग डिवाइडेड बाय L इंटू D। किस एरिया पे लग रहा है? L बियरिंग का हमारे जर्नल का लेंथ और D जर्नल का डाया। W कितना हुआ? 2.8 किलो न्यूटन का मतलब क्या होता है? 2800 न्यूटन डिवाइडेड बाय L इंटू डी। L इंटू डी, L इंटू डी, ठीक है। लेकिन ये क्या है? मिलीमीटर में, तो आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे? इंटू 10⁻⁻6। 1 मिलीमीटर होता है 10⁻³ मीटर, तो 10⁻³ 10⁻³ साथ में लिख दिया 10⁻6। अब देखिए क्या कैंसिल आउट आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन से, ये दोनों से ये जीरोस आपने कैंसिल आउट कर दिए। अब देखिए क्योंकि ये कन्वेंशनल प्रॉब्लम था तो आप इस क्वेश्चन में कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, ओके। हम अभी जितना हो सके कैंसिल आउट खुद करके देखते हैं, ठीक है। 2 3 जा 2 14 जा 2 3 जा 2 7 जा 7/9, ठीक है। क्या बचा हमारे पास? इक्वल्स टू 7/9 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं? पास्कल, ठीक है। चाहो तो मेगा पास्कल बोल सकते हो, 7/9 मेगा पास्कल, या ऐसे ही रहने दे सकते हैं। P भी आ चुका है। अब P भी आ गया, स्मॉल n पता है, Z डायरेक्ट गिवन है, D डायरेक्ट गिवन है, C आप कैसे निकालेंगे? C है हमारा डायमेट्रिकल क्लियरेंस। ट्वाइस ऑफ रेडियल क्लियरेंस होता है हमारा डायमेट्रिकल क्लियरेंस, तो रेडियल क्लियरेंस हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन है, तो आइए सोमरफील्ड नंबर ही कैलकुलेट करने लग जाते हैं। Z का वैल्यू कितना हुआ हमारे पास? 80 इंटू 10⁻⁻9। अब देखिए यहां है यूनिट का गेम, कई बच्चे Z को डायरेक्ट देखते ही एज इट इज लिख देंगे, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा? इसको या तो इसको मीटर स्क्वायर में करो या फिर इसको न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में करो, ठीक है। हमने यहां पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कर दिया, तो मैं इसको भी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर करूंगा। कैसे? देखिए डिनोमिनेटर में है मिलीमीटर स्क्वायर, 1 मिलीमीटर मतलब 10⁻³ मीटर, मिलीमीटर स्क्वायर मतलब 10⁻6 मीटर स्क्वायर। 10⁻6 नीचे था,
ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻+6, तो ये क्या बचेगा इंटू 10⁻+6। समझ में आया? z n का वैल्यू क्या हुआ रोटेशन पर मिनट डिवाइड बाय 60, 1020 डिवाइड बाय 60 इंटू p का वैल्यू क्या हुआ 7/9 इंटू 10⁻6, 7/9 ऊपर लिख दिया इंटू 10⁻6 Zn/p, तो ये हो गया इंटू d/c का होल स्क्वायर। d क्या है 60 mm। अभी क्योंकि ये रेशियो है तो दोनों के दोनों mm रखिए, ये दोनों को दोनों मीटर रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रेशियो है तो दोनों की यूनिट सेम होगी तो कैंसिल आउट हो जाएगी। मैं क्या करता हूं d mm में रखता हूं तो c भी mm में ही रखूंगा। d है 60 mm, c क्या होगा डायमेट्रिकल क्लियरेंस विच इज ट्वाइस ऑफ रेडियल क्लियरेंस। रेडियल क्लियरेंस इज 0.05 mm, इसका इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.1 mm। 60 mm बाय 0.1 mm, mm कट गया, इसका स्क्वायर। समझ में आया फ्रेंड्स? अभी देखिए कैलकुलेटर आप कन्वेंशनल है, इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज करेंगे, जितना हो सके आप टर्म्स खुद कैंसिल आउट कीजिए। ये टर्म्स कैंसिल हो गए और कुछ इससे ये कैंसिल हो गया और कुछ 6 की टेबल में 102 आएगा। कैसे 6 1 जा 6, 4 और 2 6 7 जा 42, ठीक है। तो 17 इंटू 6 होता है हमारे पास 102, ये भी कैंसिल आउट हो गया और कुछ बचा 7 की टेबल में ना 80 आएगा ना 17 ना 9। तो अब हम ऊपर क्या बचा 80 इंटू 10⁻⁹ इंटू 17 इंटू 9 डिवाइड बाय सिर्फ 7 रह गया और यहाँ पे 60/0.1 मतलब 600 का होल स्क्वायर। तो चलिए आइए इसको कैलकुलेटर की मदद से हम सॉल्व करते हैं, कितना आ रहा है ये। तो फ्रेंड्स आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। पहले हम इसको देखते हैं 80 इंटू 17 इंटू 9, 12240 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो आया ये वैल्यू आ रही है हमारी कितना 1748.57 इंटू 10⁻⁻9 इंटू ये क्या हो जाएगा 600 का स्क्वायर। 600 का स्क्वायर मतलब 36, 1 2 3 4, मल्टीप्लाई कीजिए इसको, क्या आएगा इसको हम मल्टीप्लाई करके यहां लिख देते हैं। ये वैल्यू आएगी इंटू 36 1 2 3 4 डिवाइड बाय 10⁻9, ये आया 0.629। ये आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स हमारा सोमरफील्ड नंबर, यह क्या S, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए पहले यहां तक आप लिख लीजिए, हमारा क्या है अभी देखिए सोमरफील्ड नंबर आ चुका है। जब ऑब्जेक्टिव होगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको सोमरफील्ड नंबर पूछेंगे तो तरीका बिल्कुल यही रहेगा सोमरफील्ड का, ठीक है। फॉर्मूला डालिए, जो चीजें अननोन है P N C इन चीजों को डिफाइन कीजिए क्या चीजें हैं और इनको फाइंड आउट कीजिए। वैल्यूज पुट करने के बाद आप ध्यान से इसको कैंसिल आउट करके कैलकुलेटर की मदद से कर लीजिए। और अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा तो देखिए ऑब्जेक्टिव में क्या करना होगा, अगर ईएस में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में तो वो वैल्यूज ऐसी यूज करेंगे जो कैंसिल आउट हो जाए। मतलब यहां पे 7 नहीं, कोई ऐसा आता 8 आ जाता जो इससे कैंसिल आउट हो जाते, जो केवल मल्टीप्लाई करने का काम रह जाता, क्योंकि मल्टीप्लाई रिलेटिवली इजी होता है और कम टाइम लेता है, डिवाइड ज्यादा टाइम लेगा, ठीक है। और अगर कन्वेंशनल है तो कैलकुलेटर अलाउड है, तो आपका ये वैल्यू आया मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है 0.629, ये आया हमारा क्या सोमरफील्ड नंबर, ठीक है। देखिए अभी तक तो हमने वैसे ही किया जैसे हमने पुराने क्वेश्चंस में करा था। अब क्या चेंज आएगा, अब हम क्या बात करेंगे अगला, पावर लॉस, टेम्परेचर राइज और मिनिमम फिल्म थिकनेस। अब ये फॉर्मूले के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं तो कैसे निकाल सकते थे, या फिर दूसरी चीज अगर हम ये चीज यूज करें यूजिंग रेमंड एंड बॉयड टेबल। रेमंड एंड बॉयड टेबल का डाटा कैसा होगा अब हम वो देखेंगे आगे, ठीक है। तो चलिए पहले वीडियो पॉज कर लीजिए, फिर इसको लिख लीजिए इतना पूरा पार्ट, फिर हम इसको रब कर देंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आई होप आपने ये लिख लिया होगा। अब हम इन चार चीजों को कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन में ये बात देख लीजिए, आपको सोमरफील्ड नंबर निकालना है, पावर लॉस, टेम्परेचर राइज और मिनिमम फिल्म थिकनेस, ठीक है। ये चीजें फाइंड आउट करनी है।
रेमंड एंड बॉयड टेबल को यूज करते हुए। सोमरफील्ड नंबर का रिजल्ट लिख लेते हैं हम यहां पर। क्वेश्चन आपका डाटा आपने लिख लिया, सोमरफील्ड नंबर आया हमारा 0.629, 629 को 63 बोल देता हूं मैं, ये आ रहा है हमारा सोमरफील्ड नंबर। और क्या क्या चीजें गिवन है, अब देखिए आई होप आपने ये गिवन डाटा भी लिख लिया, नहीं लिखा तो वीडियो पॉज कीजिए और ये गिवन डाटा भी आप पहले लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं इस गिवन डाटा को यूज कैसे करना है। देखिए क्या क्या डाटा हमारे पास गिवन है उसको मैं यहां मेंशन कर देता हूं। डी है हमारे पास 60 mm, एल है 60 mm, ताकि फिर ये रब कर देंगे हम। डब्ल्यू है 2.8 किलो न्यूटन, यहां तक हो गया। एन है 1020 आरपीएम, C1 हो गया 0.05 mm, Z हो गया 80 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन सेकेंड पर मिलीमीटर स्क्वायर। डेंसिटी लुब्रिकेंट की कितनी हो गई 860। यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, जब भी गिवन लिखे तो यूनिट्स जरूर लिखें, यही एक इंजीनियर की पहचान है कि उन्हें पता होता है कि ये फलानी चीजें किस यूनिट्स में बात हो रही है। और हीट कैरिंग कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑयल या लुब्रिकेंट का स्पेसिफिक हीट कितना है 1.76 किलो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। ये है हमारा सारा गिवन डाटा। पी का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था, कितना आ रहा है 7/9 मेगा पास्कल लिख देता हूं उसे, ठीक है। और कोई चीज बस एस का वैल्यू हमने यहां लिख दिया, एस भी यहां लिख ही देते हैं, एस इक्वल टू 0.63, 0.629 को राउंड ऑफ कर दिया 0.63 के लिए। समझ में आया फ्रेंड्स। चलिए अब इस डाटा का अब हमारे पास कोई भी जरूरत नहीं है। इस गिवन डाटा को लेके अब हम क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पावर लॉस की तरफ चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि ये रेमंड एंड बॉयड टेबल क्या है। पहले मैं टेबल का एक पार्ट बना देता हूं। कौन सा पार्ट? कन्वेंशनल में भी आपको टेबल दी नहीं जाएगी, कन्वेंशनल एग्जाम्स में आपको टेबल का डाटा क्वेश्चन पेपर में या क्वेश्चन पेपर के एंड में मेंशन होगा, ठीक है। तो वो डाटा कैसा मेंशन होता है, पहले मैं पूरी टेबल बना देता हूं, फिर उसमें से काम का डाटा कैसे रीड करना है हम ये चीज देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए रेमंड एंड बॉयड टेबल बनाते हैं हम। रेमंड एंड बॉयड डाटा। अब देखो ये डाटा अलग अलग टाइप की बियरिंग्स का होता है, हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन होगा रेमंड एंड बॉयड डाटा फॉर बियरिंग, जर्नल बियरिंग ऑब्वियसली, फॉर जर्नल बियरिंग of L/D रेशियो इक्वल्स टू 1। जर्नल बियरिंग जिसका L/D रेशियो 1 है उसके रेमंड एंड बॉयड डाटा है ये जो अब हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। डाटा कैसा गिवन है, देखिए एक टेबल में क्या गिवन है, एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब क्या होता है, यहां पे एटीट्यूड का मतलब हुआ एसेंट्रिक रेशियो, ठीक है। एटीट्यूड गिवन है अलग अलग, कितना 0, 0.1, 0.2, 0.4 और 0.6, 1, 2, 4, 6, ठीक है। एटीट्यूड की जस्ट साइड में गिवन होता है H0/C। अब देखिए
इस टेबल में जो सी है, इन लोगों का सी होता है रेडियल क्लियरेंस। हम लोगों ने जो टर्म्स माने हैं हमारे लिए, उनके लिए क्लियरेंस मतलब ही, अगर वो बात कर रहे हैं क्लियरेंस इस टेबल में, ठीक है, जिसको हम कहते हैं डिजाइन डाटा या मशीन डिजाइन का डाटा या डाटा बुक ऑफ मशीन डिजाइन, इसमें जो क्लियरेंस है वो रेडियल क्लियरेंस ही है, ठीक है। हम अलग अलग क्वेश्चंस में हमें कहीं पे रेडियल क्लियरेंस चाहिए, कहीं पे डायमेट्रिकल क्लियरेंस चाहिए, इसलिए हमने दोनों पढ़े, लेकिन यहां पे सी मतलब क्लियरेंस विच इज रेडियल क्लियरेंस। ओके फ्रेंड्स, एच नॉट बाय सी का वैल्यू है यहां पे कितना है, कोरोस्पॉन्डिंग वैल्यू 1, 0.9, 0.8, 0.6 और 0.4। नेक्स्ट एस, एस मतलब क्या होता है, सोमरफील्ड नंबर। कोरोस्पॉन्डिंग सोमरफील्ड नंबर है 00, 1.33, 0.630, 0.264 और 0.121। सोमरफील्ड नंबर के जस्ट साइड में गिवन है फाई। फाई क्या है, अभी हम इसको मेंशन करेंगे। 85, 79.5, 74.02, 63.10 और 50.58। फाई के जस्ट साइड में है R बाय सी इंटू एफ। क्या चीजें हैं, अभी हर एक पॉइंट्स को हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली इन सभी पॉइंट्स का मतलब क्या होता है। 0 के लिए होगा ये इनफाइनाइट, फिर 26.4 वैल्यूज, 12.8, 5.79 एंड 3.22। R बाय सी एफ के जस्ट नीचे है Q अपॉन आर सी एन एस एल। ये एक रेशियो गिवन है, ठीक है। ये शायद हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, कुछ कुछ वैसा ही है। चलिए पहले टेबल बना लेते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे कि रेशियो भी क्या चीज है। पाई 3.37, 3.59, 3.99, 4.33। इसके साइड में एक और है, उसको हम यहां लिख लेते हैं, QS बाय Q। और इसके अलावा एक और टर्म रह गया हमारा P बाय P मैक्स। इन सभी टर्म्स को भी हम डिस्कस करेंगे। ये तो है 0, 0.150, 0.280, 0.497, 0.680 और ये एग्जिस्ट नहीं करता जीरो एटीट्यूड के लिए। 0.540, 0.529, 0.484, 0.415। ये हो गई हमारी कंप्लीट रेमंड एंड बॉयड टेबल फॉर जर्नल बियरिंग, जिसका L बाय डी रेशियो है 1, ठीक है। L बाय डी रेशियो से हमें क्या पता चलता है, शॉर्ट बियरिंग है, लॉन्ग बियरिंग है या फिर स्क्वायर बियरिंग है, ठीक है। हमको इससे क्या फर्क पड़ेगा, शॉर्ट बियरिंग है, स्क्वायर। इससे अगर हमें किसी क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन में तो नहीं था, अगर किसी क्वेश्चन में ये पूछे कि बियरिंग का डिफ्लेक्शन, बियरिंग की वजह से शाफ्ट में डिफ्लेक्शन, तो आप उसे किस टाइप का बियरिंग, मतलब कैंटिलीवर लोड मान के डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करेंगे या सिंपली सपोर्टेड बीम, ये हमें पता चलता है L बाय डी रेशियो से, ठीक है, जो हमने थ्योरी पढ़ते वक्त पढ़ा था। अब हम देखते हैं इन टर्म्स का सिग्निफिकेंस क्या हुआ। सिग्निफिकेंस मतलब देखो, टेबल में तो बहुत सारा ऐसा डाटा भी है जो हमारे काम का नहीं है, कुछ डाटा काम का भी है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं इन टर्म्स का मतलब क्या हुआ, फिर हम ये देखेंगे कि इस डाटा को हमें क्वेश्चन के लिए कैसे यूज करना है। क्वेश्चन मतलब हमारे गिवन क्वेश्चन में कैसे डाटा पिक किया जाएगा। अगर आपका ऑब्जेक्टिव होगा तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में बता दिया जाता है कैसे। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या कहा था, L बाय डी रेशियो 1 के लिए तो टेबल गिवन है, हमारा L बाय डी रेशियो 1 है। अब हम सोमरफील्ड नंबर जो हमने कैलकुलेट किया 0.63, तो 0.63 कहां है, ये तो हम क्या बात करेंगे कि हमारा सारा डाटा 0.63 सोमरफील्ड नंबर के कोरिस्पॉन्ड है। कोरिस्पॉन्ड मतलब ये चीज, मतलब हमारे लिए पूरी टेबल में इस क्वेश्चन के लिए केवल ये रो ही इंपॉर्टेंट है।
समझ में आया? क्यों? क्योंकि हमारे क्वेश्चन का सोमरफील्ड नंबर है 0.63। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले L/D रेशियो के अकॉर्डिंग टेबल पिक करते हैं। टेबल पिक कर ली ये वाली। अब इस टेबल में कौन सा डाटा लें, सोमरफील्ड नंबर कैलकुलेट करेंगे। जो भी सोमरफील्ड नंबर है उसको टेबल में लोकेट करेंगे। इसके नीचे और भी है, लेकिन हमारा टेबल में यही डाटा इंपॉर्टेंट, इसलिए इतना ही पार्ट क्वेश्चन में मेंशन था। इस 0.63 के अलोंग हमें फाई, RC/F, ये रेशियो, ये चीज सारी वैल्यूज हमें वैल्यूज मिल गई। ठीक है, इसका मतलब क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव होगा तो केवल ये गिवन होगा कि फॉर सोमरफील्ड नंबर 0.63 ये सारे टर्म्स गिवन होंगे, और कन्वेंशनल था तो यही टेबल का फॉर्म गिवन था। तो आपको अगर सोमरफील्ड नंबर सही कैलकुलेट कर पाए, अगर आपने सोमरफील्ड नंबर मान लीजिए 0.26 समथिंग कैलकुलेट कर लिया, तो आप तो सारा डाटा इस वैल्यू के कॉरेस्पॉन्ड उठा लोगे, जो कि गलत हो जाएगा। फिर तो आप क्वेश्चन के बाद फॉर्मूला सही निकालो, उसके बाद की किसी भी स्टेप पे जाओ, आपकी सारी वैल्यूज गलत है और वो पूरी मेहनत आपकी 0 मार्क्स देगी। सोच में आया? तो कन्वेंशनल में ध्यान रखिएगा, ये टेबल डिपेंड कर रही है हमारी सोमरफील्ड नंबर पे। तो सोमरफील्ड नंबर ध्यान से कैलकुलेट करेंगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इन डाटा को आप पिक करेंगे फर्दर कैलकुलेशन के लिए। सोच में आया? अब देखिए फ्रेंड्स, हम करते हैं इन अलग अलग पॉइंट्स को डिस्कस। अब देखिए, यहां से स्टार्ट करते हैं। एस तो क्या है हमारा, सोमरफील्ड नंबर, हमको पता है। अब फाई क्या था, याद कीजिए क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट क्या था, मिनिमम फिल्म थिकनेस एंड इट्स लोकेशन, ऐसे कुछ था। ठीक है, तो लोकेशन का मतलब क्या हुआ, फाई। फाई को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एसेंट्रिसिटी। एंगल ऑफ एसेंट्रिसिटी, जो हमारा मिनिमम फिल्म थिकनेस आता है वो कितने एंगल पे है, ये चीजें बताता है फाई। ये है डिग्रीज में, ये चीज हो गई। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हमारे RC/F के ऊपर। RC/F, अब जरा याद कीजिए, RC/F इंटू F, ये चीज क्या है, RC/F। इसी चीज को मैं बोल सकता हूं, R तो हमारा क्या था, R रेडियस ऑफ जर्नल, C हमारा था, इस क्वेश्चन में है रेडियल क्लियरेंस। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, R/C1 इंटू F। इसी चीज को मैं बोल सकता हूं, यहां पे कर दूं मैं डायमीटर बाय डायमेट्रिकल क्लियरेंस इंटू F। ये दोनों एक ही बात है। ये चीज क्या थी हमारा, कोफिशिएंट ऑफ फ्लो वेरिएबल। हाँ या ना, याद आया फ्रेंड्स? ये है हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्लो वेरिएबल। और Q/R, R क्या था यहां पे, रेडियस ऑफ जर्नल, C हमारा रेडियल क्लियरेंस, RC1 स्मॉल एन रोटेशन पर सेकेंड इंटू लेंथ ऑफ बियरिंग, Q/RC/L हमारा क्या हो जाता है, Q/RC1N/L, ये हो जाता है फ्लो वेरिएबल। हाँ या ना, जिसमें Q क्या है, फ्लो रेट या वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ लुब्रिकेंट, कि लुब्रिकेंट किस फ्लो रेट से हमारा बियरिंग के अंदर आ रहा है, ये चीज हो गई। ये चारों समझ में आ गया। एटीट्यूड क्या होता है, एसेंट्रिसिटी रेशियो या एसेंट्रिक रेशियो जिसको हम बोलते हैं, H0/C। H0 तो मिनिमम फिल्म थिकनेस, C क्या होगा हमारा, रेडियल क्लियरेंस। इस टेबल में सारे C का मतलब रेडियल क्लियरेंस है, तो ये H0/C देखा जाए तो हम इसको क्या कहते हैं, हम इस H0/C को एक और टर्म से बोलते हैं, क्या, मिनिमम थिकनेस वेरिएबल। ठीक है, इसको इधर लिख लेते हैं, H0/C1 हमारा डाटा के हिसाब से C1 है, इसको हम बोलते हैं मिनिमम थिकनेस वेरिएबल। मिनिमम थिकनेस वेरिएबल सोच में आ गया। एटीट्यूड, एसेंट्रिक रेशियो। अब बचा QS/Q क्या चीज है, P/P मैक्स क्या चीज है। देखिए, P मतलब क्या था, जो हमारा बियरिंग प्रेशर, शाफ्ट कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है बियरिंग पे, 7/9 मेगापास्कल। इस बियरिंग प्रेशर के कोरेस्पॉन्डिंग सोमरफील्ड नंबर आया 0.63। मतलब जब 0.63 होगा तो बियरिंग प्रेशर इस सोमरफील्ड के कोरेस्पॉन्डिंग बियरिंग प्रेशर डिवाइडेड बाय मैक्सिमम प्रेशर जो एक्सर्ट कर सकती है, वो आया ये। ठीक है, हमें P का वैल्यू पता है, तो अब मैं डायरेक्ट P मैक्स निकाल सकता हूं। यस, P/P मैक्स का वैल्यू कोरेस्पॉन्डिंग टू अवर सोमरफील्ड नंबर इज 0.529, तो P मैक्स आप निकाल सकते हैं। समझ में आया। QS/Q,
Q क्या था, जो Q हमारा ये है, Q तो यही है, QS बाय Q में डिनोमिनेटर तो यही है, वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ लुब्रिकेंट। ओके, अब देखिए Q तो समझ में आ गया, QS क्या डिनोट करता है, इसको हम बोलते हैं फ्लो रेशियो, पूरे रेशियो को तो हम बोलते हैं फ्लो रेशियो, वेयर Q इज वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ लुब्रिकेंट, हमारा जो लुब्रिकेंट हम सप्लाई कर रहे हैं उसका वॉल्यूम फ्लो रेट। QS है स्लिप्ड और लीकेज, फ्लो रेट। मतलब अगर मुझसे ये पूछा जाए कि हम इस गिवन डाटा को यूज करते हुए कि लुब्रिकेंट का लीकेज कितना हो रहा है, तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग QS बाय Q निकालेंगे। Q का वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो उसमें अगर हम Q इंटू ये फ्लो रेशियो को मल्टीप्लाई कर दे 0.28, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा कि स्लिप्ड या फिर लीकेज फ्लो रेट ऑफ लुब्रिकेंट कितना है। समझ में आया? ये तो था फ्लो रेशियो, और इसको हम कहते हैं मैक्सिमम प्रेशर रेशियो। ये जो P बाय P मैक्स है, P बाय P मैक्स, इसको हम कहते हैं मैक्सिमम प्रेशर रेशियो। समझ में आ गया फ्रेंड्स? चलिए ठीक है, ये भी हो गया। अब हमें सारे टर्म्स का वैल्यू समझ में आ गया। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा तो नहीं है कि लीकेज फ्लो रेट कितना है या लीकेज ऑफ लुब्रिकेंट कितना हो रहा है, लेकिन अगर पूछे तो हम ये समझ गए हैं कि ये भी कहां से निकलेगा, हमारा रेमंड एंड बॉयड टेबल के डाटा से। टेबल रीड करना आ गया फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन के लिए, ठीक है। हमारे क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग डाटा मैं लिख लेता हूं, फिर टेबल का कोई काम नहीं है, फिर हम टेबल को रब कर देंगे। तो हमारे क्वेश्चन मतलब S की वैल्यू समरफील्ड नंबर 0.63 होगा, तो कोरस्पॉन्डिंग H0 बाय C कितना आ जाएगा हमारा, H0 बाय C है 0.8, मिनिमम थिकनेस वेरिएबल इज 0.8, एटीट्यूड कितना है 0.2, और QS बाय Q का वैल्यू कितना है 0.28, कोरिस्पॉन्डिंग P बाय P मैक्स का रेशियो कितना है 0.529, कोरिस्पॉन्डिंग फाई का वैल्यू कितना है 74.02, कोरिस्पॉन्डिंग R बाय C इंटू F का वैल्यू R बाय C, हमारी दुनिया में इसको क्या बोलते हैं C1। इस टेबल का सारा डाटा का जो क्लियरेंस है वो रेडियल क्लियरेंस ही है, चाहे उसे C से बोले या C1 से, सब रेडियल क्लियरेंस है। तो हमारे लिए रेडियल क्लियरेंस को हमने बताया C1 से, ठीक है। R बाय C1 का डाटा कितना है इनके पास, R बाय C1 इंटू F 12.8, और लास्ट ये तो था कोफिशिएंट ऑफ फ्लो वेरिएबल, और लास्ट में है फ्लो वेरिएबल का डाटा Q अपॉन R C1 N L कितना है 3.59। तो ये डाटा हमने लिया फ्रॉम रेमंड एंड बॉयड टेबल, जिसको हम कहते हैं ना कि सॉल्व करते हुए बोलते हैं कि फ्रॉम रेमंड एंड बॉयड टेबल, ठीक है। कई बार आप कुछ वीडियोस में आपने देखा होगा, कहीं बाहर के वीडियोस, दूसरे जगहों के, दूसरे लोगों के, दूसरे इंस्टीट्यूट्स के वीडियोस, उसमें क्या होता है यहां तक लिखने के बाद बोलते हैं फ्रॉम रेमंड एंड बॉयड टेबल और ये डाटा चिपका दो। समझ में आया? यहां पे हमें इंपॉर्टेंट चीज ये देखनी कि इस टेबल को हम रीड कैसे करते हैं, टेबल में जो अलग अलग टर्म्स है उनका मतलब क्या हुआ, ये स्पेशलिटी है। समझ में आया? तो चलिए इस टेबल का काम हो गया, यस, सारा डाटा हमने उधर कॉपी कर लिया, ओके। अब हम इस टेबल को रब करके अब हम हमारे क्वेश्चन को और आगे सॉल्व करते हैं। अब हम चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स सेकंड पार्ट की तरफ, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या था हमारा क्वेश्चन का, पावर लॉस इन फ्रिक्शन। फर्स्ट पार्ट था समरफील्ड नंबर,
सेकेंड पार्ट पावर लॉस इन फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से पावर लॉस कैसे हम बताएंगे? देखिए, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो एकदम बेसिक से सोचिए। पावर लॉस मतलब कितना पावर का लॉस है ड्यू टू फ्रिक्शन। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? हम बात करेंगे 2πn/60 इंटू फ्रिक्शन की वजह से लगने वाला टॉर्क, ऐसा ही कुछ। चलिए ठीक है, इसको हम आगे कैलकुलेट करते हैं। 2πn/60 इंटू फ्रिक्शन की वजह से लगने वाला टॉर्क मतलब R क्रॉस फ्रिक्शनल फोर्स बोल सकते हो या नॉर्मल रिएक्शन बोल सकते हो, हाँ या ना? ठीक है, यह है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, या फ्रिक्शनल फोर्स बोल दीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हम इसको क्या बोलते हैं? 2πn/60 इंटू R क्रॉस। अब ये कितना होगा? फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब म्यू इंटू लोड, हाँ या ना? म्यू इंटू W, ओके। तो चलिए अब हम देखते हैं, हमारे पास n है, यस n तो क्वेश्चन में है, R है, ओके, D है तो R भी D/2 कर देंगे, W है, यस, लेकिन म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे? म्यू को फाइंड आउट करेंगे। कैसे? इसको हम बोल देते हैं फॉर्मूला 1। अब हम यूज करते हैं ये, सिंस R/C1 इंटू एफ क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, इसको म्यू बोलो एफ बोलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इंटू 12.8, ये है 12.8। ये कहां से आया? रेमंड एंड बॉयड टेबल से। अब आपको टेबल रीड करना भी आ गया। आर का वैल्यू कितना है? देखिए, ये आर छोड़िए, हम डायरेक्ट म्यू का वैल्यू रख देते हैं। म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12.8 इंटू C1/R। आर मतलब हमारा बियरिंग का रेडियस, ठीक है। इस म्यू को इसमें रख देता हूं, पुटिंग इन फर्स्ट, इस फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो पावर लॉस कितना आ जाएगा? पावर लॉस इक्वल्स टू 2πn/60 इंटू R इंटू म्यू, म्यू का वैल्यू ये 12.8 इंटू C1/R। इसीलिए मैंने यहां पे वैल्यू नहीं रखी क्योंकि देखा R और R कैंसिल आउट हो जाएंगे, इंटू W। कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं, R और R तो कैंसिल आउट हो गए। अब क्या करें? सारी वैल्यूज पता है, यस, बस वैल्यू पुट करेंगे। अब पावर लॉस इक्वल्स टू 2πn का वैल्यू कितना है हमारे पास? 1020। 2πn/60 इंटू R तो कट गया, क्या बचा? 12.8 इंटू C1 रेडियल क्लियरेंस कितना है? 0.05, ठीक है। अब देखो ये है 0.05 mm, हम इसको मीटर में करेंगे तो 0.05 मीटर में करेंगे तो डिवाइड बाय 1000, ठीक है। मिलीमीटर को मीटर में करने के लिए डिवाइड बाय 1000 इंटू W। W का वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट गिवन है 2.8 किलो न्यूटन मतलब 2800। दिखाई दे रहा है ये पूरा फ्रेंड्स? ओके। अब देखिए कितना सारा टर्म्स हम डायरेक्ट कैलकुलेट ऐसे हटा सकते हैं। 6 1 4 2 6 7 और कोई चीज 2800 से ये दो कट गया, और कुछ 2 1 2 5, ठीक है, और कोई चीज, यस, ये इंटू 100 ये हो गया, और कुछ, बस। अब क्या करते हैं हम इसको कैलकुलेट मतलब कैलकुलेटर की मदद से अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए आइए, ऊपर क्या बचा हमारे पास? पाई इंटू 17 इंटू 12.8 इंटू 28, डिनोमिनेटर में क्या बचा? बस 100। कितना आया ये? 191.31 वॉट्स, ठीक है। सारी यूनिट हमने क्या कर ली? मीटर में कर ली, न्यूटन में कर ली, तो ये क्या है? वॉट, ठीक है फ्रेंड्स। ये आ गया हमारा पावर लॉस। तो चलिए सेकंड पार्ट का आंसर भी हमारे पास आ गया।
फर्स्ट पार्ट आ गया, सेकंड पार्ट आ गया, ठीक है। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या था फ्रेंड्स, थर्ड पार्ट पूछा गया था टेम्परेचर राइज इफ हीट जनरेटेड इज एंटायरली कैरीड बाय ऑयल। अब देखिए, हमें यह तो पता था कि इस चीज को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्लो वेरिएबल और इस चीज को कहते हैं हम फ्लो वेरिएबल, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब जरा टेम्परेचर राइज का फॉर्मूला याद कीजिए, टेम्परेचर राइज निकालना है हमें। टेम्परेचर राइज का फॉर्मूला हमने क्या याद किया था, 8.3 P इंटू कोफिशिएंट ऑफ फ्लो वेरिएबल डिवाइडेड बाय फ्लो वेरिएबल, कुछ ऐसा था फॉर्मूला, ठीक है। डेल्टा टी क्या डिनोट करता है, टेम्परेचर का राइज। टेम्परेचर राइज मतलब कितना टेम्परेचर हमारा लुब्रिकेंट का राइज हो गया, ठीक है। लुब्रिकेंट का टेम्परेचर राइज 8.3 P कोफिशिएंट ऑफ फ्लो वेरिएबल अपॉन फ्लो वेरिएबल। फ्लो वेरिएबल और कोफिशिएंट ऑफ फ्लो वेरिएबल तो डायरेक्ट हमें मिले रेमंड एंड बॉयड टेबल से। बात रही P की, जो हमने कैलकुलेट किया था। अब क्या हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे और हमें ये डिग्री सेल्सियस में मिल जाएगा? नहीं, एक इंपॉर्टेंट चीज P किस में है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज P है मेगा पास्कल में, इसीलिए हमने इसको पहले ही मेगा पास्कल किया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है इस फॉर्मूले में, P इज इन मेगा पास्कल। समझ में आया फ्रेंड्स? तो आइए वैल्यूज पुट करते हैं हम। 8.3 इंटू मेगा पास्कल में P का वैल्यू हुआ 7/9 इंटू कोफिशिएंट ऑफ फ्लो वेरिएबल है 12.8 अपॉन फ्लो वेरिएबल है 3.59। कितना आएगा ये? 8.3 इंटू 7/9 इंटू 12.8 डिवाइडेड बाय 3.59, यह आया 23.01 डिग्री सेल्सियस। इतने डिग्री का टेम्परेचर राइज होगा हमारे लुब्रिकेंट का। समझ में आया? इसका मतलब रेमंड एंड बॉयड टेबल से हमको टेम्परेचर राइज डायरेक्ट कैलकुलेट करने में भी मदद मिली। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट चीज क्या कैलकुलेट करेंगे हम? फोर्थ चीज मिनिमम फिल्म थिकनेस, ठीक है। इसको हम यहां कैलकुलेट कर लेते हैं, छोटा सा है, मिनिमम फिल्म थिकनेस। मिनिमम फिल्म थिकनेस मतलब H0। अब देखिए इस पूरे फॉर्मूले में H0 तो केवल यहीं पे मिल रहा है, ठीक है, समझ में आया? इसको हम क्या बोलते हैं? मिनिमम थिकनेस वेरिएबल, ठीक है। मिनिमम फिल्म थिकनेस H0/C1, क्योंकि हमारे कोरस्पॉन्डिंग सोमरफील्ड नंबर के कोरस्पॉन्ड में जो मिनिमम फिल्म थिकनेस रेशियो मिला वो 0.8 है, तो हम क्या बोल सकते हैं यहां से? H0 इक्वल्स टू 0.8 इंटू C1। C1 मतलब रेडियल क्लियरेंस। 0.8 इंटू C1 का वैल्यू पुट कीजिए 0.05। कितना आएगा ये? 0.8 इंटू 0.05, 0.04। ये आया क्या हमारा? मिनिमम फिल्म थिकनेस, H0 का वैल्यू। क्वेश्चन में एक और चीज गिवन थी, एंड इट्स लोकेशन। वो एंड इट्स लोकेशन है इस फाई से। फाई क्या है? एंगल ऑफ एसेंट्रिसिटी या फिर लोकेशन ऑफ मिनिमम फिल्म थिकनेस विच इज 0.04। ये कितने लोकेशन पे है? 74.02 डिग्रीज। समझ में आया फ्रेंड्स? ओके, तो ये हुआ हमारा आंसर। इसको 0.04 mm बोल सकते हो या फिर थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से भी बोलोगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 40 माइक्रॉन्स। इसमें 1000 मल्टीप्लाई कर दोगे तो उतने माइक्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। 40 माइक्रॉन्स इज द मिनिमम फिल्म थिकनेस, ठीक है, ऑफ मिनिमम फिल्म थिकनेस किसका? लुब्रिकेंट का मिनिमम फिल्म थिकनेस है 40 माइक्रॉन्स और ये 74.02 डिग्रीज पे है। समझ में आया फ्रेंड्स? चारों पार्ट्स हो गए। ये क्वेश्चन है हमारा 20 मार्क्स का, इंजीनियरिंग सर्विस मेंस 2005 में। 20 मार्क्स के लिए अगर देखा जाए, फर्स्ट टाइम आपने अभी किया तो हार्डली 50-55 मिनट्स में ये क्वेश्चन हुआ। लेकिन अगर आपने इस क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस कर रखा है और आपको रेमंड एंड बॉयड टेबल में कैलकुलेट करना, उसका डाटा ग्रैब करना आता है, तो आपको क्या करना है? सोमरफील्ड नंबर निकाला, ये डाटा लिखा, पावर लॉस निकाला, मिनिमम फिल्म थिकनेस निकाला और एक और क्या चीज? टेम्परेचर राइज, तो डायरेक्ट फॉर्मूले से निकल गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखा जाए तो ये 20 मार्क्स में
केवल इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि आपको पावर लॉस और समरफील्ड नंबर ढंग से कैलकुलेट करो, बाकी तो डायरेक्ट बस वैल्यूज पुट करनी है, कैलकुलेटर में उंगलियां चलानी और 20 मार्क्स आपके। ठीक है, बस प्रोसीजर साफ सुथरा होना चाहिए, हैंडराइटिंग भी ठीक ठीक होनी चाहिए। अबव एवरेज है हैंडराइटिंग तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, बस बहुत ही बेकार की समझ ही नहीं आया, बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा कि लिखा भी क्या है, तो थोड़ा फर्क पड़ सकता है कि आपको 18 मार्क डिजर्व करते होगे तो मिलेंगे 15 या 14। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा क्वेश्चन। तो चलिए इस वीडियो को अब आप यहीं पे पॉज करके लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कन्वेंशनल क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज, सिविल सर्विस और आईएफएस में, जहां पे भी बियरिंग के क्वेश्चन होंगे हम उन क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो पॉज कीजिए और इसको अब लिख लीजिए।